Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. In today's topic, you will study the relationship between redox reaction and acid-base reaction. In the same way, another topic, that is the relationship of KIN and the indicators, will also study in today's lecture. So, student, we will start our lecture. First, we will see the redox reaction. The term redox reaction involves the transfer of electron. The term redox reaction, which relates two important things, one is oxidation and other is reduction. As you are know that oxidation means the loss of electron, while reduction means the gain of electron. It means both these terms involve the transfer of electron from the atom that is oxidized to the atom that is reduced. So we can say that oxidation means the loss of electron, while reduction means the gain of electron. Before going to study the further detail of oxidation and reduction reaction, we will see another important thing, what that is the reducing agent as well as the oxidizing agent. Here you can see the appropriate definition of these two terms. That is, oxidizing agent means the gain of electron, while reducing agent means the loss of electron. So बच्चों, आप लोगों ने यहाँ से अपने माइंड में पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो टर्म है रिडक्शन और दूसरी टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों टर्म एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। इन द सेम वे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों टर्म भी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। उसकी रीजन क्या है कि ऑक्सीडेशन का मतलब अभी आपको बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बनता है तो उसके अंदर ये डेफिनेशन इन्वर्स कर देनी है आपने, यानी आपने उस टाइम कहना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाइल इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का जो वर्ड है, अगर आप इसका स्टार्ट लें तो अक्सर बच्चे इस डेफिनेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। तो रिडक्शन का मतलब तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो 100% कंफर्म हो गया। बट आपने जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी है तो रिड्यूसिंग एजेंट इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनमें हमेशा दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिनमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अभी आपको बताया कि चलें आपको बच्चों मैं थोड़ा सा ये बोर्ड पर भी लिख कर बता देती हूँ। तो उसके अंदर अगर आप नोट करें तो अभी आपको बताया कि दो टर्म है हमारे पास, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज द टर्म विच रिलेट्स द ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इन दो टर्म्स को आपने जहन में रखना है कि एक टर्म हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की है और दूसरी टर्म हमारे पास ऑक्सीडेशन की है। तो जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन की बात करेंगे, इन द सेम वे जब आप सिंपल ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो बच्चों ये डेफिनेशन जो है यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका क्या मतलब है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जी। वाइल ऑक्सीडेशन मींस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों टर्म देख लें, ये दोनों टर्म एक दूसरे के बिल्कुल क्या है जी, ऑपोजिट है। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर टर्म आ जाती है आपके पास तो ये दोनों टर्म जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो लव ऑक्सीडेशन को आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहना। ऑक्सीडेशन का मतलब अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों हम एक और टर्म यहाँ पर देखते हैं, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड द रिडक्शन फिनोमिना, दीज आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। इट मीन हम ये कहेंगे कि जो टर्म है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट प्लस रिडक्शन, तो ये दोनों टर्म भी एक दूसरे के क्या होंगी, रिवर्स होंगी। किस तरह से, अगर आप इनके लिए भी इक्वेशन ड्रॉ करें तो हम ये कहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब और रिडक्शन का मतलब ये भी क्या होगा,
रिवर्स होगा। इसको भी हम देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। बट अगर आप बात करेंगे इस टर्म की जो कि आपके पास रिडक्शन है, तो रिडक्शन का मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ से उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। पहले आप इन दोनों डेफिनेशन को अच्छी तरह से तैयार करना है, फिर ही आपको आज के टॉपिक की डिटेल से समझ आएगी कि ऑक्सीडेशन मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे you can also say that reduction means the gain of electron while reducing agent means the loss of electron। तो अब बच्चों हम टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे सब्सटेंस को। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन आपको आ रही है कि ये बात आपको समझाती हूँ। पहले आप यहाँ देखें, जो भी आपको डेफिनेशन लिख के दिखाई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। इट मीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ रिलेट द सेम टर्म। So we can say that oxidizing agents are those species which can accept the electron or which can टेक अप द इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉनों को सिंपली। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आती हैं। तो इसके हवाले से अगर आप ये रिलेट करेंगे कुछ टर्म में अगर आप आगे चलें, तो ये बच्चों हमारे पास एक सिंपलेस्ट सा फिनोमिना है कि फर्स्ट करें ये एक आपके पास एक स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर ये स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इस एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई है, यानी इसने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के बाद ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी स्पीशीज दैट इज बी एक्सेप्ट कर लेती है, तो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। तो आगे यही चीज बच्चों आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझाने के लिए की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी कि ऑक्सीडेशन का मतलब अभी बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन मीन द सेम टर्म while the reduction mean and the oxidizing agent mean the same term। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अगर एक कंपाउंड रिड्यूस्ड हुआ है, तो रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूस का मतलब सेम नहीं होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी चीज की रिडक्शन हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन देखनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशी होती हैं जो कि क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करती हैं किसी दूसरे सब्सटेंस को। तो हर वो चीज जो अपने अंदर से तो इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, लेकिन किसी दूसरी स्पीशी को क्या करे, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करे, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप जानते हैं कि अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है, तो उसके अंदर ही रिड्यूसिंग एजेंट भी मौजूद होते हैं। तभी जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साइड बाय साइड जो है वो चलता रहता है। अब हम आते हैं बच्चों अपने एसिड बेस कंसेप्ट की तरफ, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसमें आपने रिडॉक्स रिएक्शन को या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट को रिलेट करना है एसिड और बेस के साथ। तो यूसेनोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जब आप एसिड की बात करते थे, तो हम कहते थे कि एसिड वो स्पीशी होती हैं जो कि अपने अंदर से केटाइन यानी किसी भी पॉजिटिव आयन को लूज कर देती हैं, या वो एनाइन के साथ कंबाइन हो जाती हैं, या इलेक्ट्रॉनों के साथ कंबाइन हो जाती हैं। ये थर्ड पॉइंट पर हमने कहा था कि वो किसी भी बेस को न्यूट्रलाइज करके किस में कन्वर्ट कर देती हैं, साल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। जबकि इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जो है वो अगर केटाइन जो है वो लूज करता है, तो इट मीन हम ये कहते हैं कि जो एसिड होंगे वो क्या होंगे, वो केटाइन होंगे। क्योंकि यूसेनोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, यूसेनोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पहली डेफिनेशन ये है एसिड की कि एसिड वो स्पीशी होती है जो अपने अंदर से पॉजिटिव आयन को लूज करती है, यानी केटाइन को वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो एसिड को फिर हम क्या कहते हैं, केटाइन या केटाइन डोनर का नाम देते हैं। ठीक है। या दूसरे लफ्जों में अगर कोई भी स्पीशी, फॉर एग्जांपल अगर एसिड ही है और एसिड की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये कहेंगे कि अगर वो केटाइन डोनर है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगी। तो ये बात बच्चों आप पहले यहाँ अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास सोडियम का एटम है, तो सोडियम का एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के बाद इसमें एक पॉजिटिव आयन की डेवलपमेंट होती है, दैट इज नोन एज अ Na पॉजिटिव आयन। तो अगर कोई भी स्पीशी आपके पास जो है वो Na पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये क्या कर रही है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रही है, और हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दे वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों या रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो बच्चों वो कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर आप यूसेनोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यूसेनोविच का कंसेप्ट ये कहता है कि चूंकि सोडियम ने अपने अंदर से केटाइन को लूज किया है, तो अभी क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो गई है। तो हर पॉजिटिव आयन क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो यूसेनोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो Na पॉजिटिव है, ये हमारे पास किस तरह से बिहेव करेगा। सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। यूसेनोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हमारे पास वो स्पीशी हैं जो कि केटाइन दे रही हैं, एनाइन के साथ कंबाइन हो रही हैं, या फिर बेस के साथ कंबाइन होकर साल्ट की फॉर्मेशन कर रही हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्पीशी किसी भी रिएक्शन में केटाइन एसिड है, तो वो जो है वो केटाइन डोनर होगी, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी पाई जाएगी, और एसिड को हम नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। वाइल इन टर्म ऑफ बेस की अगर आप बात करेंगे तो बेस वो स्पीशी होंगी जो कि एनाइन या फिर इलेक्ट्रॉनों को लूज करती हैं, वो केटाइन के साथ कंबाइन हो सकती हैं, और वो किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, सॉरी यूसेनोविच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, वन इज सोडियम एंड अदर इज क्लोरीन। सोडियम के बारे में हमने कहा कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है और पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगी, वाइल क्लोरीन हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन, एज अ रिजल्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ Cl नेगेटिव आयन। तो पहले तो आप यहाँ टर्म क्लियर करें कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का और यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसने लूज किए, सोडियम ने लूज किए। तो हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है दैट इज नोन एज द reducing agent, while those species which can accept the electron pair that is known as the oxidizing agent। it mean यहाँ पे Cl जो है उसका रोल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की जो टर्म क्लियर हुई, बट नाउ वी विल सी दी एसिड बेस के इनमें से कौन सी चीज जो है वो एसिड के तौर पे ऐड करेगी और कौन सी चीज जो है वो बेस के तौर पे ऐड करेगी। तो बच्चों यहाँ पे सोडियम का बिहेवियर एज अ बेस होगा, वाइल दी क्लोरीन एटम विल एक्ट एज एन एसिड। तो क्लोरीन का बिहेवियर एसिड की तरह का क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि एसिड वो स्पीशी होती हैं जो कि किसी भी नेगेटिव आयन के साथ या इलेक्ट्रॉनों के साथ कंबाइन होने की एबिलिटी रखती हैं। तो अभी आपने यहाँ देखा था कि जो हमारे पास बेसिस होती हैं वो क्या करती हैं कि वो कंबाइन हो सकती हैं एनाइन या फिर इलेक्ट्रॉनों के साथ। एज ए रिजल्ट ये यहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो सकती है, तो एज ए रिजल्ट ये जो है वो बिहेव करेगा क्लोरीन का एटम एज एन एसिड के तौर पे। तो अब यहाँ देखें क्लोरीन का एटम साइमल्टेनियसली एसिड के तौर पे भी बिहेव कर रहा है एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी, सॉरी ये जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी बिहेव कर रहा है। यहाँ देखिए मुझे एग्जांपल में हम ये कहते हैं कि सोडियम जो एटम है इसकी अंदर एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है, ठीक है। तो जो भी कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो अभी आपको बताया कि सोडियम जब भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगी तो ये किस तरह से ऐड करेगी, एज आ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये ऐड करेगी। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रही है इन रिडॉक्स रिएक्शन में, वाइल इन द सेम टाइम एसिड बेस रिएक्शन में इसका बिहेवियर क्या होगा, एज आ बेस होगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसने अपने अंदर जो है वो केटाइन जो है वो लूज कर दिए हैं। तो हर वो चीज जो केटाइन को लूज कर दे वो क्या कहलाती है, इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया है, और सोडियम जो है वो ऐड कर रही है एज अ बेस के तौर पे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप क्लोरीन एटम की तरफ जाएं तो क्लोरीन एटम क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हर वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करती है दैट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक प्लेस होते हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। इन द सेम है बच्चों, अगर आप इससे एक और एग्जांपल को नोट करें तो यहाँ पे जिंक मेटल है और यहाँ पे एक H पॉजिटिव आइन है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इससे जिंक पॉजिटिव 2 एज वेल एज H2 की फॉर्मेशन होगी।
अब आप पहले देखें ये स्पीशी क्या थी, सिंपल जिंक। उसके बाद इसने क्या किया, स्टेप में इलेक्ट्रॉनों को लूज, और इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई, जिंक पॉजिटिव 2 में। इट मीन इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है ये क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का बिहेवियर क्या होगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे होगा। और चूंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो किसने अब एक्सेप्ट कर लिए हैं, एच पॉजिटिव आइन ने। तो हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगी दैट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन का रोल होगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। और इन द सेम वे अगर आप यहाँ देखें तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन क्या होगा, एक एसिड होगा, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन जो एसिड है, एसिड की डेफिनेशन अभी आपको बताई मैंने कि एसिड्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखें इस एग्जाम्पल में एच पॉजिटिव आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को, इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट कर लिया। तो हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रॉनों के पेयर को एक्सेप्ट करती है दैट विल बिहेव एज एन एसिड। तो एक पॉजिटिव आयन का रोल किस तरह का होगा, एज एन एसिड के तौर पे होगा। लेकिन जिंक ने क्या किया, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया। तो हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है अपने अंदर से, वो बिहेव करेगी एज अ बेस के तौर पे। तो यहाँ पे जिंक मेटल जो है वो दो तरह से बिहेव कर रही है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज जो है वो इसका रोल क्या होगा, एज अ बेस के तौर पे होगा। तो बच्चों यहाँ अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मैं आपको मजीद क्लियर कर देती हूँ कि अभी हमने बात की कि एक चीज है बच्चों इलेक्ट्रॉनों का लूज करना, और एक चीज है इलेक्ट्रॉनों का गेन करना। ठीक है, सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से लूज किया, तो हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से लूज करती है दैट इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो चूंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया तो इसका बिहेवियर क्या होगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे होगा। और बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, यूसेनोविच कंसेप्ट ने एक्सप्लेन किया बेस की डेफिनेशन को कि हर वो चीज बेस कहलाती है जो कि इलेक्ट्रॉनों के पेयर को डोनेट करती है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तब जबकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर इसने एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉनों का पेयर हो, सिंपल इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्ट करना भी किसकी कैटेगरी में आता है, वो आता है एसिड की कैटेगरी में। तो क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट भी किया। तो इट मीन अगर हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करती है दैट इज नोन एज एन एसिड, तो ये एसिड के तौर पर भी बिहेव करती है। और एज वेल एज किसके तौर पर बच्चों बिहेव करेगी, एज अ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये बिहेव करेगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया है। तो ये दो एग्जाम्पल जो है ये काफी है इसके हवाले से। तो बच्चों आप लोगों ने इसको प्रॉपरली और सही तरीके से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे देखें तो आज के टॉपिक में आपने रिलेशनशिप ऑफ के आई एन ऑफ द इंडिकेटर्स एंड देयर पीएच रेंज, ये भी आपने आज के टॉपिक में स्टडी करनी है। और इससे पहले आप इंडिकेटर्स के बारे में अगर जानते हैं थोड़ा बहुत तो वो आपने फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा ये जो इंडिकेटर्स होते हैं दीज आर वीक एसिड या वीक बेसिस होती हैं। और इनके लिए अगर आप इक्वेशन ड्राइव करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट के हमारे पास इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर के लिए हम टर्म लिखेंगे दैट इज आई एन, एंड H will represent the presence of H positive ion जो कि इन इंडिकेटर्स के अंदर हो सकती है। तो इंडिकेटर को अगर आप फर्ज करें कि वो एक वीक एसिड है तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, HIN की टर्म में। और इसका इक्विलिब्रियम बच्चों आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम जब आप इसका राइट डाउन करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन एज वेल एज IN नेगेटिव आयन की फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो अभी आपने कहा कि हमने अभी बात की कि जो HIN होता है ये एक वीक एसिड है, and if added into an acidic solution its ionization constant will be suppressed due to the common ion effect। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखें, चलें बच्चों ये वाली बात मैं आपको बोर्ड पर ही समझाती हूँ। तो हमने भी क्या बात की कि हमारे पास एक इंडिकेटर है दैट इज दी HIN। तो जब आपने इसकी इक्वेशन राइट डाउन की और इक्वेशन लिखने पर हमने कहा कि अगर आप इसके लिए आयनाइजेशन की वैल्यू लिखें तो हम ये कहते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, दैट इज एच पॉजिटिव आइन। इसके साथ साथ ये किसके इक्वल होगा, IN नेगेटिव आइन। ठीक है, तो जब हम इनकी बात करते हैं बच्चों तो HIN और IN नेगेटिव ये दोनों जो टर्म है ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करती है कि हर एक का अपनी एक करेक्टरिस्टिक कलर की रेंज होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास HIN है इसका अपना एक पर्टिकुलर कलर होगा। ठीक है,
इसका अपना एक पर्टिकुलर कलर होगा। और इस टर्म को हम एक और नाम देंगे, दैट इज नोन एज द अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनआयोनाइज्ड फॉर्म। जबकि अगर आप इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्योंकि ये एसिड है, और हर एसिड से क्या चीज ड्राइव होती है बच्चों? अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस का जो है वो अपना कलर होगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म। तो अभी तो आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है। अब आप देखें बच्चों, अगर आप इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास सिंपलेस्ट एसिड है, क्योंकि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि इंडिकेटर आयनाइज होके दो तरह के आयन प्रोड्यूस कर रहा है। वन इज एच पॉजिटिव आयन एंड अदर इज आयन नेगेटिव आयन। एंड नाउ इफ वी विल ऐड the H positive ion in this media, एज ए रिजल्ट वी कैन से दैट कि अगर आप इसके अंदर कोई भी एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है, फर्ज करें अगर आप इसके इस सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड जो है वो ऐड करने लगे हैं, इट मीन दैट अगर आप इस इक्वेशन में एसिड जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो एसिड ऐड करने पर क्या होगा? एसिड ऐड करने से बच्चों ये अगर आप देखें तो एसिड ऐड करने से क्या होगा कि एसिड जो है वो एच पॉजिटिव आयन, क्योंकि इस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो अकॉर्डिंग टू ली शैट्रियल प्रिंसिपल कि अगर आप किसी भी सिस्टम पर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो हर सिस्टम अपने स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करता है। इट मीन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इस साइड से इंक्रीज हो जाएगी, तो एज ए रिजल्ट ये रिएक्शन किस साइड पर मूव होगा बच्चों? आपका इस लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन की कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। और ये रिएक्शन की कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है। तो अगर आप इस इन दोनों इक्विलिब्रियम में, जब ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में चला जाए और आप इसके अंदर एच पॉजिटिव आयन ऐड करें, तो आप जानते हैं कि एच पॉजिटिव आयन और एच पॉजिटिव आयन यहाँ बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमिना होगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि अगर दो आयन एक जगह पर कॉमन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें ये भी एच पॉजिटिव आयन है, ये भी एच पॉजिटिव आयन है, अगर दोनों आयन कॉमन है तो इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अभी रिएक्शन को किस तरफ भेजेंगे? टूवर्ड दी लेफ्ट हैंड साइड। एज ए रिजल्ट जो इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी फॉर्म का जो है वो इंक्रीज होगा? दैट इज द कलर ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस इंडिकेटर विल बी डोमिनेटेड। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप इस सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक मीडिया ऐड करते हैं, तो एसिटिक मीडिया ऐड करने पर ये रिएक्शन आपका किस जानिब शिफ्ट होता है? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। एज ए रिजल्ट वी कैन से दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट द आयनाइजेशन विल बी सप्रेस्ड। आयनाइजेशन विल बी सप्रेस्ड से क्या मतलब है कि अभी रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। ये जो एच पॉजिटिव आयन और आयन नेगेटिव आयन का बनना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन। और सप्रेस का मीनिंग होता है कम हो जाना, यानी अभी रिएक्शन आयनाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड ऐड करते हैं, क्योंकि एसिड क्या प्रोवाइड करते हैं? एच पॉजिटिव आयन। तो एच पॉजिटिव आयन और एच पॉजिटिव आयन इस साइड पर बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से रिएक्शन हमारा किस जानिब शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। और जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो कौन सा होगा? वो एच आई एन का कलर जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। इट मीन इसके अंदर अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो इसकी डोमिनेट करेगी, और इस टाइम पे अनआयनाइज्ड फॉर्म में जो इस एसिड का कलर होगा वही हमारे इंडिकेटर का भी कलर होगा। अब वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एसिड आपका इंडिकेटर जो है वो आपका सिर्फ वीक एसिड हो, वो बल्कि वीक बेस भी हो सकता है। तो वीक बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम MOH के साथ लिख सकते हैं, और ये रिएक्शन अगेन इससे आयनाइजेशन के जरिए दो चीजें डिवेल्प होंगी, दैट इज M पॉजिटिव आयन एंड एज वेल एज OH नेगेटिव आयन। तो अगर आपके पास इंडिकेटर ही बेसिक मीडिया का है, यानी इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि इंडिकेटर हमेशा वीक एसिड ही हो, बल्कि इंडिकेटर्स जो है वो वीक बेस भी हो सकते हैं। अभी आप नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों दो तरह की थेरीज पढ़ेंगे, वन इज ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी एंड अदर इज कीनोनाइट थ्योरी। और ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी में आप बहुत डिटेल के साथ देखोगे कि जब हम ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी का फिनोमिना स्टडी करते हैं तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जब आप एसिड ऐड करते हैं फिनोल्फथालीन में या मिथाइल ऑरेंज में, तो आपको अंदाजा होगा कि इनमें से एक इंडिकेटर आपका एसिडिक होगा और एक इंडिकेटर आपका बेसिक होगा। तो अगर आप इस स्टेप पे यहाँ पर बेस ऐड करोगे तो अब अगेन क्या होगा कि रिएक्शन आपका जो है अगेन लेफ्ट साइड पर जो है वो शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि हमारा रिएक्शन लेफ्ट साइड पे ना आए, बल्कि रिएक्शन हमारा ज्यादा से ज्यादा आयोनाइजेशन की तरफ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा
इसके अंदर आपको इस टाइम पे सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ऐड करना होगा। अब उस H पॉजिटिव आयन का क्या रोल होगा, वो H पॉजिटिव आयन इस OH नेगेटिव आयन से मिलेगा और इसकी वजह से यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी, इंडिकेटर की फॉर्मेशन होगी, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो अब आप यहाँ नोट करें कि इस रिएक्शन में एक तरह से OH नेगेटिव आयन के अंदर कमी वाकई हो गई है। कमी क्यों हुई है, क्योंकि जी ये OH नेगेटिव आयन आपके एसिड के H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। एज ए रिजल्ट यहाँ से इस रिएक्शन में इसकी डेप्लीशन वाकई हो रही है। तो अब ये रिएक्शन मैक्सिमम इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। एज ए रिजल्ट ये रिएक्शन आपका किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, टुवर्ड दी फॉरवर्ड साइड। एज ए रिजल्ट दी एम पॉजिटिव आयन जो है वो भी आपका डोमिनेट कर जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ज्यादा से ज्यादा इसकी आयनाइजेशन जो है वो बढ़ेगी और आयनाइजेशन बढ़ने की वजह से इस इंडिकेटर का आई एन नेगेटिव कलर, यानी अगर इंडिकेटर को अगर आप यहाँ पे एम के बजाय आई एन के साथ इंडिकेट करेंगे तो आई एन का जो कलर होगा वो इसका डोमिनेट कर जाएगा। तो उस टाइम पे जो कलर होगा आपका बेस का वो आपका डोमिनेट करेगा। तो बच्चों अगर आप इस इंडिकेटर की इक्वेशन लिखना चाहें, जैसे कि हमारे पास ये वाली है, यानी अगर आप इस एच आई एन ओवर एच पॉजिटिव आयन प्लस आई एन नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है, तो जिस तरह आप पी एच के सी लिखते हैं, के सी आप लिखते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की साइड, तो इन द सेम वे आप चूंकि ये इंडिकेटर है तो आप इसके लिए के सी के बजाय के आई एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप के आई एन कैसे लिखोगे, यहाँ देखें के आई एन में आपने चले ये बच्चे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि अभी हमारे पास ये इक्वेशन है। तो अभी हमने बात की कि जिस तरह से के सी होता है, ठीक है, इन द सेम वे हमारे पास क्या होगा, के आई एन होगा। ठीक है, के आई एन किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो के इक्वल होगा। और जब आप प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो लिखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास के आई एन किसके इक्वल आएगा बच्चों, के आई एन विल बी इक्वल टू, अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट की साइड पर क्या मौजूद है, एच पॉजिटिव आइन प्लस आई एन नेगेटिव आइन प्रेजेंट है। तो ये हम इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिखेंगे, एच पॉजिटिव आइन, अब यहाँ पे ब्रैकेट डालना, चलें आपको ब्रैकेट डाल के बताते हैं। एच पॉजिटिव आइन की फॉर्मेशन होगी, इसके साथ जो है वो दूसरी चीज बच्चों क्या है, दैट इज आई एन नेगेटिव आइन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ओवर इस जानिब क्या लिखा हुआ है, दैट इज एच आई एन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका के आई एन की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको के आई एन की समझ आई होगी कि के आई एन क्या चीज़ है। के आई एन हमारे पास ये दो टर्म्स हैं जो कि रिलेट करती हैं एच पॉजिटिव आइन आई एन नेगेटिव आइन एज वेल एज एच आई एन की टर्म को। तो अब बच्चों हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करके लिख सकते हैं। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो फिर आपको पता ही चलेगा कि ये जो एच पॉजिटिव आइन की टर्म है ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर जा सकती है। एज ए रिजल्ट जब ये जैसे ही उस जानिब शिफ्ट होगी तो हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैंने ये ड्रा करके बताया कि अगर आप इस इक्वेशन को ड्रा करें जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, चलें आपको मैं वाइट बोर्ड पर बताती हूँ कि ये चीज़ अभी आपने नोट की थी कि हमारे पास के आई एन किसके इक्वल था, एच पॉजिटिव आइन आई एन नेगेटिव आइन और एच आई एन के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही इक्वेशन है। अब मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है। रीअरेंज कैसे किया है कि ये एच पॉजिटिव आइन इधर जाएगा, क्योंकि अगर आपने एच पॉजिटिव आइन को मालूम करना है तो आप जानते हैं कि जो चीज़ मल्टीप्लाई करी हो, आपको बताया था मैंने रूल्स में, वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और जो चीज़ डिवाइड करी है वो इधर आके क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो अब आप यहाँ देखें एच पॉजिटिव आइन को इन्होंने यहाँ एक्सट्रैक्ट करके लिखा, एंड व्हेन एच आई एन, या बच्चों आपको ना इधर ही बताती हूँ कि फिर आगे से प्रॉब्लम बनती है, फिर आप कहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आई। तो यहाँ देखें
अब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे कि आप यहाँ से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे जो है वो ये टर्म डाली, उसके बाद आपने इक्वल कर लिया। अब आप यहाँ देखें कि आपने एक मिनट है, मैं आपको ये चीज बताती हूँ। H पॉजिटिव आयन को आपने लिखना है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ड्रा करने के बाद आप चाहे इधर ही इक्वल का साइन डालें ताकि आपको समझ आए। उसके बाद यहाँ नोट करें कि ये आपके पास आई एन नेगेटिव आइन है, ये इसके साथ क्या कर रहा है जी, मल्टीप्लाई कर रहा है। पहले तो जो चीज इधर मौजूद है ऑलरेडी उसको आप लिखें इधर, दैट इज योर के आई एन, ठीक है। तो के आई एन को भी मैं ब्रैकेट में ही कर रही हूँ। उसके बाद हम मालूम क्या करें, H पॉजिटिव आइन ये मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आके डिवाइड करेगा, और जो चीज डिवाइड करी है वो ऊपर आकर क्या करेगी जी, मल्टीप्लाई, दैट इज योर HIN, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ऊपर वाली टर्म। नाउ वी विल ड्रा अनदर टर्म। तो अब हम इधर डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो जाएंगे, और इसके बाद हमारे पास पीछे क्या बचा हुआ है, दैट इज IN नेगेटिव आइन, ठीक है। IN नेगेटिव आइन की टर्म को हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आइन की फॉर्म आ जाएगी। तो अब आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये जो H पॉजिटिव आइन है ये KIN के, ठीक है, और .HIN के इक्वल है। अब यहाँ पे बच्चों दो चीजें हैं, एक को हमने कहना है अनआयनाइज्ड फॉर्म और दूसरी चीज है उसको हमने बोलना है आयनाइज्ड फॉर्म। तो अभी आपको बताया था कि ये जो IN नेगेटिव आइन होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो IN नेगेटिव आइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयनाइज्ड फॉर्म को, और HIN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनआयनाइज्ड फॉर्म को। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कि अब हमारे पास ये टर्म क्या होगी कि दिस एज पॉजिटिव आइन विल बी इक्वल टू, ये अब हमारे पास किसके इक्वल आएगी, अब आई एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, लव्स अनआयनाइज्ड, और आई एन नेगेटिव की जगह पे क्या लिखूंगी, आयनाइज्ड, ठीक है। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, HIN है और HIN हमारे पास क्या है बच्चों, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ क्या मौजूद है, .KIN मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस इक्वेशन को मजीद रीअरेंज करके लिखेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी, नीचे आई एन नेगेटिव है और आई एन नेगेटिव यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या हो जाती है, सिंपली के H पॉजिटिव आयन विल बी इक्वल टू अनआयनाइज्ड फॉर्म .KIN ओवर आयनाइज्ड फॉर्म के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन दोनों साइडों पे इक्वेशन का क्या ले लें, लॉग ले लें, तो आप जानते हैं अगर आप इस इक्वेशन को, ये रूल है मैथमेटिक्स का कि अगर इधर आपने लॉग लेना है तो आपको इस साइड पर भी क्या लेना पड़ेगा, लॉग ही लेना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम लॉग लेते हैं इसका, दैट इज लॉग H पॉजिटिव आइन, ठीक है, देन विल बी इक्वल टू, अब ये अनायनाइज से नहीं, मैं इधर से ही स्टार्ट करूंगी, ठीक है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल टू लॉग, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग HIN, और वैसे तो अब आप ये नोट करें, जो दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, प्लस, ये फार्मूला है लॉग का कि उसी के साथ ही हम लॉग की टर्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगी, लॉग KIN, ठीक है। तो वैसे तो ये होना दो स्टेप में चाहिए, मैं आपको भी वो अलग करके बता दूंगी, वो फिर अलग अलग ड्रॉ करना ज़रा बच्चों मुश्किल होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी।
तो इधर जो है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज log आई एन। ये होगी हमारे पास सिंपल टर्म दैट इज log आई एन। तो पहले तो यहाँ देखिए बच्चों कि यहाँ से आपको बता दूं कि के आई एन डॉट एच आई एन है। तो अगर आप इसका लॉग लेते हैं तो इस पूरी टर्म के बाहर अगर आप लॉग लिखें तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई खत्म करते वक्त जब भी आप लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन दोनों के दरमियान में सिंबल प्लस का आ जाता है और दोनों टर्म के साथ अलग अलग लॉग की टर्म आती है। यहाँ आई थिंक मैं शायद कुछ गड़बड़ कर गई हूँ। एक मिनट बच्चों, इस टर्म को हम ठीक कर लेते हैं। दैट इज log के आई एन था, ये के आई और ये एन है, ठीक है। और ये जो है वो इधर आना था। तो ये जो टर्म है हमारे पास वो रिप्लेस होके क्या हो जाएगी, log एच पॉजिटिव आइन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस टर्म को ओवरऑल किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन के साथ। तो जैसे ही ये पूरी टर्म माइनस साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन here we can write that is minus sign. It means again we can also place this negative sign here as well as the negative sign will also placed here. तो जैसे ही नेगेटिव साइन आप यहाँ रखते हैं तो आप जानते हैं बच्चों कि नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन किसके इक्वल होता है, पीएच के इक्वल होता है। तो जब भी आप नेगेटिव लॉग की बात करते हैं इट विल बी इक्वल टू पीएच के इक्वल होगा एंड पीएच विल बी इक्वल टू दी, जिस तरह बच्चों माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन पी एच के इक्वल होगा, इसी तरह हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ एच आई एन प्रोड्यूस होता है और इसी के साथ साथ नेगेटिव लॉग ऑफ के आई एन प्रोड्यूस होता है। तो ये बच्चों आपको बता देती हूँ कि ये टर्म अलग से लिखिए कि ये टर्म हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ के आई एन, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ के आई एन किसके इक्वल है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू पी के आई एन, ठीक है। तो ये टर्म किसके इक्वल आ गई हमारे पास, पी के आई एंड देन एन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ के आई एन ओवरऑल किसके इक्वल है, माइनस लॉग ऑफ के आई एन के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि पी एच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग, उसके बाद है जी एच आई एन और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी के आई एन, ठीक है। और इसी के साथ नीचे जो है वो आपकी रिमेनिंग फॉर्म एज इट इज रहेगी और ये टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज दी सिंपल आई एन। आई थिंक यहाँ मैं नेगेटिव लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ भी आई एन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी कि पी एच किसके इक्वल आ जाएगा, पी के आई एन के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अब आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ के आई एन किसके इक्वल है, पी के आई एन के। तो ये नेगेटिव नहीं होगा बच्चों, बल्कि ये क्या होगा, प्लस पी के आई एन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें इस इक्वेशन में सिर्फ ये एक नेगेटिव रह गया है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इसका ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाए। तो ये नेगेटिव साइन खत्म करने के लिए हमें ये इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म होगी इसकी वो बच्चों आपको मैं इधर ही दिखाती हूँ
कि आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया था इस साइन के साथ तो ये टर्म इस तरह से रिप्लेस हुई और ये जो इक्वेशन है यानी ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर पी एच हो गई थी और ये जो इक्वेशन है पी के आई एन हो गई थी। ये जो नेगेटिव साइन है ये हमने खत्म करने के लिए क्या किया, इस इक्वेशन जो नीचे डिनोमिनेटर वाली है वो ऊपर चली गई और ऊपर वाली इक्वेशन कहाँ हो गई, नीचे आ गई। तो अब आप यहाँ नोट करें कि यहाँ पे आई एन नेगेटिव है और ये जो आई एन नेगेटिव होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अनआयनाइज्ड फॉर्म है इसकी, जो कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली पी एच विल बी इक्वल टू पी के आई एन प्लस लॉग आई एन नेगेटिव ओवर एच आई एन के इक्वल होती है। तो इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में थी, तो ये आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिकेटर है हमारे पास उसको आप उसका कलर को आप डिटरमिन कर सकते हैं बाय द रेशियो ऑफ आई एन नेगेटिव ओवर एच आई एन के साथ। तो ये इस तरह से हमें इस इंडिकेटर के कलर का अंदाजा हो जाता है। तो बच्चों इंडिकेटर एज अ वीक एसिड मैंने आपको पढ़ाया, अब इंडिकेटर एज अ वीक बेस वो आप लोगों ने खुद इसकी डेरिवेशन करनी है इन द सेम वे। अगर आपको उस हवाले से कोई इश्यू आए तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर वेल एंड गुड। अगर इस हवाले से आपको कुछ भी इश्यू आए तो बच्चों आप लोग इस हवाले से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।